अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम खैर वाफियत से होंगे। मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। आज हम बात करेंगे कि माँ के पेट में कौन कौन सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और बच्चे की किस तरीके से उसकी तरबियत पे साइकोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली इफ़ेक्ट डालती हैं। बहुत सारे जो वालिदैन इल्म से खाली हैं और बहुत सारे बल्कि ऐसे वालिदैन जिन्होंने डिग्रियां ली हुई हैं लेकिन इसके बावजूद नहीं समझते इन बातों को कि जो तरबियत माँ के पेट के अंदर की होती है वो तरबियत सारी ज़िंदगी लगे रहें तो उस तरबियत को नहीं पहुँच सकते। कुछ औरतों का मानना ये है कि जब हमारा बच्चा समझदार होगा तब हम तरबियत करेंगे, जबकि जब तक बच्चा समझदार होता है उस वक्त तक तरबियत हो चुकी होती है। यानी बात करने का मकसद ये है कि इन बातों का जानना आप लोगों के लिए लाजमी है, ख़ुसूसी तौर पे उन वालिदैन के लिए जिनके बच्चे हैं या जिनकी नई शादियां होती हैं, कि अपने बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए, उनके माइंड को इंटेलेक्चुअल लेवल बनाने के लिए, उनकी जिस्मानी फ़िज़िकल क्वालिटीज़ को बेहतर करने के लिए कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन सी एज सबसे ज़्यादा हसास है कि अगर हम उस एज का ख़याल रख लें तो हम अपने बच्चों की बेहतर तरबियत कर सकते हैं। मसलन माँ के पेट से मैंने बात शुरू की है, आप लोगों को बाकी बातें भी बाद में आने वाले इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होते हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि माँ के पेट में क्या तब्दीलियाँ होती हैं, किस तरह से होती हैं और बच्चे की तरबियत पे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कैसे डालती हैं। अगर आप कुरान और हदीस को उठा के देखें, सबसे पहली चीज़ तो आपको इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि कुरान पाक के अल्फाज झूठे नहीं हो सकते। जो कि तस्लीम करते हैं, लेकिन दिल से तस्लीम करने से मुराद ये है कि हर वो चीज़ जो कुरान और हदीस से निकले वो मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्ची उतारता है और उसमें कभी झूठ हो ही नहीं सकता। अगर आप कुरान और हदीस को मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस को, इस्लामिक रेफरेंसेस को उठा के देखें तब बहुत सारी जगह से आपको ये बातें मिल जाएंगी कि बच्चा जब 2 हफ्ते का होता है तो अलका बन जाता है, फिर 2 महीने का होता है तो मज़गा बन जाता है, और फिर जब 4 महीने का होता है तो एक फ़रिश्ते को हुक्म होता है जो जाके रूह फूंकता है और एक जानदार की शक्ल बन जाती है। वो जो गोश्त की बोटी से निज़ाम शुरू हुआ था, माइटोसिस और मियोसिस और साथ में इम्प्लांटेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सारी की सारी बातें बायो के बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते होंगे या बायो के बहुत सारे टीचर्स या बायो पढ़ने वाले, कि जब बच्चा 4 महीने का होता है तो वही गोश्त की जो बोटी की शक्ल जिसको हमने दी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने गोश्त की बोटी की शक्ल को जब 4 महीने का होता है माँ के पेट के अंदर बच्चा, तो उससे एक मुकम्मल जानदार की शक्ल दे देते हैं और फिर फरिश्ते को हुक्म देते हैं रूह फूंकने का, और जब फरिश्ता रूह फूंकता है तो एक मुकम्मल जानदार की शक्ल बन जाती है और उसके तमाम तर जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं जिस्म को चलाने वाले वो सारे स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके अंदर दिल, जिगर, मैदा, गुर्दा, दिमाग वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें। इसका मतलब ये जब सिस्टम बन जाते हैं 4 माह की उम्र में तो वो सारा कुछ वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। अब जब दिमाग, दिल जब जैसे बनता है तो वो ब्लड सप्लाई करता है और पूरी बॉडी को जाता है। इसी तरीके से लीवर जब बनता है तो शुगर के लेवल को वो बनाना शुरू कर देते हैं, किडनी यूरिन के निज़ाम को बनाना शुरू कर देते हैं। तो हमें तस्लीम करनी चाहिए जो दिमाग बनता है, ब्रेन, वो अपनी मेंटालिटी को स्टार्ट कर देता है, वो अपने माइंड के प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं, वो अपने थिंकिंग पावर को स्टार्ट कर देता है।
अब इस एज को सबसे ज़्यादा हसास एज का कहा गया है। अब बच्चा इतना समझदार हो चुका है तभी तो वो माँ के पेट के अंदर किक लगाता है और माँ उसको बहुत सारे केस में महसूस कर सकती है और हाथ लगा के वाज़े तौर पे फील भी कर सकती है। और जब बच्चा 4 माह का हुआ और फरिश्ते को हुक्म दिया रूह फूंकने का और एक जानदार की शक्ल इख्तियार की, तो उस वक्त पर मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के 4 चीज़ें लिख देते हैं। उसके नेक है या बदबख्त है वो भी लिख दिया जाता है, जबकि उसका रिज़्क़ कितना है वो भी लिख दिया जाता है, जन्नत है या जहन्नुमी है वो भी लिख दिया जाता है, और उसकी बाकी चीज़ें भी कितने अरसे उसने इस दुनिया के अंदर ज़िंदा रहना है लिख दिया जाता है। अब सारी बातें लिख दी जाती हैं। अब बहुत सारे सवालात तो यहाँ पर भी जन्म लेते हैं कि जिन बातों को लिख दिया जाता है तो फिर दुनिया के अंदर इंसान को क्यों भेजा गया और क्यों अच्छे और बुरे के बारे में सिखाया गया, जबकि उसका अच्छा या बुरा, उसका नेक वक्त या बदबख्त, हर चीज़ जब लिखी जा चुकी है तो मज़ीद क्यों फिर इंसान के लिए एक रास्ता बनाया गया। इस सवाल के जवाबात बड़ी तफसील से हम आपको अगली वीडियो में देंगे कि ये सारा सिलसिला क्या है, नेकी का, बदी का और लिखने का और ना लिखने का। ये सारे आपको मुख्तलिफ यूरोपियन रेफरेंसेस, इस्लामिक रेफरेंसेस कोट करके हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो हमारी बात करने का मकसद है वो ये है कि जब बच्चा 4 महीने का होता है और उसकी ये 4 चीज़ें लिखी जा चुकी होती हैं और वह एक मुकम्मल जानदार की शक्ल इख्तियार कर चुका होता है, और उसके बाद उस बच्चे की ब्रेन की फंक्शनिंग स्टार्ट हो चुकी होती है। इसमें सबसे पहले तो आपको ब्रेन और माइंड का फ़र्क पता हो। ब्रेन फिज़िकल पार्ट को कहते हैं जो कि दिमाग का वजूद वाला हिस्सा कहलाता है, कि फ़िज़िकल पार्ट जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो फ़िज़िकल पार्ट। जो माइंड होता है वो फिज़िकल नहीं होता, वो नॉन मटेरियल होता है, जैसे सोच, ख्याल, एहसास, इसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते इस तरीके से। इस सारी बातों को माइंड को मेंटल प्रोसेस या फिर ब्रेन की फंक्शनिंग भी कहते हैं। अब ये बातें तो तस्लीम करने के लिए हर बंदा तैयार है कि 4 महीने के अंदर ब्रेन बन चुका होता है, लेकिन कुछ ख़वातीन ख़ुसूसी तौर पे या कुछ हमारा तबका फ़िक्र, उसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल हैं बहुत सारे, वो इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि जब ब्रेन बन चुका होता है कि क्या उसका मेंटल प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका होता है। और उनका तज़किरा ये होता है कि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा, दुनिया के अंदर आएगा, कुछ मैच्योर होगा, तो फिर उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे, उसकी तरबियत करेंगे, इस तरह सारी की सारी बातें। जबकि वो सारे के सारे इंतहाई मैं समझता हूँ कि वो गलत नॉलेज पे हैं, क्योंकि अगर आप ब्लड की सर्कुलेशन के, अगर आप हार्ट की ब्लड सर्कुलेशन के निज़ाम को तस्लीम करते हैं, अगर आप किडनी के यूरिनरी सिस्टम को तस्लीम करते हैं, अगर आप लीवर के शुगर लेवल के बनाने को तस्लीम करते हैं, अगर आप प्लेसेंटा नाली के ज़रिए बच्चे को दी जाने वाली खुराक और उसके मेटाबॉलिज्म सिस्टम को तस्लीम करते हैं, तो फिर आपको ब्रेन की फंक्शनिंग को भी तस्लीम करना चाहिए, यानी आपको मेंटल प्रोसेस को भी तस्लीम करना चाहिए। यानी आपको तस्लीम करना चाहिए कि बच्चे की जो सोचें, ख़यालात, एहसासात, इमोशन, फीलिंग, उसके एटीट्यूड और उसके सारे के सारे जो ये जो फंक्शनल है, पैटर्न है, ये जो मेंटल प्रोसेस है, वो माँ के पेट के अंदर शुरू हो जाता है। अब बच्चे की पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है, टोटल डिपेंड करता है माँ की पर्सनैलिटी के ऊपर। माँ की पर्सनैलिटी जिस तरह की होती है, बच्चे की पर्सनैलिटी भी वैसी ही बनती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि गायनेकोलॉजिस्ट कहती है प्रेगनेंसी के दौरान बड़ा ख्याल रखें, अच्छी खुराकें खाएं, अपने आप को मेंटली तौर पे फिट रखें, ठीक होगा, मेंटली स्ट्रांग बनाएं। वो माँ के लिए नहीं, वो बच्चे के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब यहाँ से अगर हम तस्लीम करते हैं कि सारी बातें बच्चे को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो क्या मेंटालिटी लेवल बच्चे को इफ़ेक्ट नहीं करेगा? 110% करेगा। अब जो वालिदैन अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं, ख़ुसूसी तौर पे माँओं से मेरी गुजारिश है, अगर आप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करना चाहते हैं तो आप लोगों को बच्चे की तरबियत का ख्याल इस दुनिया में आने से पहले ही रखना पड़ेगा।
प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की तरबियत का ख्याल रखना पड़ेगा और इन बातों को तस्लीम करना पड़ेगा कि बच्चे की मेंटल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे की इमोशन डिस्टर्ब हो जाएं, फीलिंग डिस्टर्ब हो जाएं, वो कोई स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाए, कोई और ऐसी इंटेलेक्चुअल मसला ना आ जाए, कोई और ऐसा फिज़िकल डिफेक्ट ना पैदा हो जाए। अगर इन सारी बातों को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो इन सारी बातों को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेहतर तरीक़ाकार ये है कि जैसे ही कन्फर्म होता है हमल के ठहरने का, या यूपीटी स्टिक के ज़रिए आप लोग मेजर कर सकते हैं, यूरिनरी प्रेगनेंसी स्टिक। अब तो बड़े साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है और हर घर में आप प्रेगनेंसी टेस्ट खुद ही कर सकते हो एक छोटे से स्टिक से, यूपीटी स्टिक से। अब जब कन्फर्म हो जाता है तो उसके बाद आपने माँ ने अपने लिए नहीं बच्चे के लिए जीना होता है, अपनी तरबियत के लिए नहीं बच्चे की तरबियत के लिए जीना होता है। अब जो माएँ डिप्रेशन के अंदर रहती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सारा इफ़ेक्ट बच्चे की लाइफ पे पड़ता है, तो बच्चा भी डिप्रेशन का पेशेंट बनता है। और अगर माँओं का डिप्रेशन काफ़ी ज़्यादा लेवल पे, एक्सेसिव लेवल पे चला जाए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस और उलझन के अंदर माएँ हों प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ भी पैदा करती हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, XYY क्रोमोसोम जो हो गया, YYX क्रोमोसोम जो हो गया। ये सारी की सारी क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट तो है ही है, जेनेटिक्स इफ़ेक्ट तो है ही है, लेकिन इन सारी की सारी बीमारियों के अंदर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। अब माँ अगर अच्छी मेंटेलिटी, अच्छी मेंटल अप्रोच नहीं रखती तो उस सूरत हाल में बच्चे के मेंटली तौर पे डिस्टर्ब होने के चांसेस, उसके इमोशन के डिस्टर्ब होने के चांसेस, उसके पागलपन के होने के चांसेस, उसके जहनी माजूर होने के चांसेस, उसको मुख्तलिफ़ तरह की जिस्मानी डिफेक्ट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि अच्छी तरबियत के लिए तरबियत का ख्याल माँ के पेट से रखना होता है, ना कि दुनिया में आके रखना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा क्रिएटिव थिंकर बने, तो फिर जिन माँओं के पेट में हमल ठहरा हुआ है उन्होंने क्रिएटिव थिंकिंग वाले सवालात करने होते हैं। जिन वालिदैन के जो माएँ चाहती हैं मेरा बेटा डॉक्टर बने, तो उन्होंने वो डॉक्टरी वाली एक्टिविटी करके दिखानी होती है, चाहे वो किसी भी सेंस में हो। जो चाहते हैं कि मेरा बेटा शरीफ बने, तो उसे शरीफाना तरीके से रहना पड़ता है। अब जो माएँ मुख्तलिफ़ तरह की फ़िल्में देखने के बाद अपने बच्चे को अच्छी तरबियत के बारे में सोच के पैदा करती हैं, तो ये कैसे मुमकिन है? मुझे ये बताएं। अब जब माँओं ने सुल्तान राही की फ़िल्में देखी हैं तो बच्चे ने सुल्तान राही गोविंदा ही बनना है ना। यानी ये बात आप लोगों को समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि ये कैसे मुमकिन है कि आप दुनियादारी के माहौल के अंदर रह के, अय्याशी के माहौल के अंदर रह के और बच्चों की अच्छी तरबियत के बारे में सोच लेना मुमकिन चीज़ है। और बहुत से बच्चे एक लफ्ज़ पढ़ाते हैं, पूरी कुरान पाक सुना देते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक़ियात हैं, पूरी कुरान पाक सुना दिया, बहुत सारी बात उसके दिमाग में पहले से फीड है। यानी जितनी मेहनत माँ की होगी इस्लामी तरबियत की, इतनी मेहनत बच्चे के अंदर भी मुंतकिल होगी। अब हम आते हैं, एक सीरीज़ मैंने आप लोगों तक पहुंचानी है, वीडियो की सीरीज़, और वो सीरीज़ ये है कि एक माँ के पेट में बच्चे का दीन इस्लाम क्या है, एक इन्फेनिट बच्चे का दीन इस्लाम क्या है, एक चाइल्ड का दीन इस्लाम क्या है, एक बालिग का दीन इस्लाम क्या है, और एक बुज़ुर्ग का दीन इस्लाम क्या है। ये सारे हवालों से हम आपको एक सीरीज़ मुतारिफ़ कराएंगे जो आप लोग हमारे चैनल पर देख सकेंगे कि हर एज के लिए किस तरह से उसने चलना है कि उसको इस्लामी तरबियत के साथ साथ, उसको साइंटिफिक नॉलेज के साथ साथ, उसको एनालिटिकल, लॉजिकल और रीजनिंग की बातें हम किस तरह से सिखा और समझा सकते हैं, उसके लिए सारी हम उसको तफसीलन अलग स्टेप बाय स्टेप हम आप लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। अभी आज की वीडियो के अंदर ये बात समझाना लाजमी था कि जो माँ के पेट के अंदर बच्चे का जो दीन है, माँ के पेट के अंदर जो बच्चे का जो इस्लाम है, वो टोटल माँ के हाथ में है, और माँ को बनाने का जो अहम रोल है वो टोटल उस बच्चे के बाप के हाथ में। मतलब अब एक माँ खुश रहना चाहती है अपने बच्चे की तरबियत के लिए,
तो उसके लिए उसके बाप को यानी कि उसके माँ के यानी उसके खामिद को भी तो सोचना है कि वो अपनी वाइफ को कोई ऐसी टेंशन ना दे कि अगर वो उसकी बेगम स्ट्रेस में जाते, उसकी वाइफ स्ट्रेस में जाती, तो फिर वो बच्चा भी तो स्ट्रेस में जा रहा है, वो बच्चा भी तो उलझनों का शिकार हो रहा है, वो बच्चा भी तो मुख्तलिफ तरह का नफसियाती मरीज़ बन रहा है। अब इस सारे के सारे काम के अंदर सबसे ज़्यादा कंप्रोमाइज़ माँ ने करना होता है। माँ ने कंप्रोमाइज़ कैसे करना होता है कि जब माँ के पेट के अंदर हमल ठहर जाए तो उसको चाहिए कि वो अपनी दुनियादारी के जो ऐसे शैतानी काम, अगर वो उसकी लाइफ में हैं भी सही, फिल्में देखना, टीवी देखना, लोगों के बारे में मुख्तलिफ़ तरह की हसद बुग़्ज़ नफ़रत बगावत वाली बातें करना, मुख्तलिफ़ मुनाफ़क़त और जेल से हसद वाली सोचें रखना, तो माँ को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जब माँ अपने आप को इन माहौल से निकालेगी बच्चे की खातिर, तो फिर बच्चा ऑटोमेटिकली फिल्मी नहीं बनेगा, बल्कि बच्चा ऑटोमेटिकली उस तरबियत वाला बनेगा जो तरबियत माँ ने ली। माँ की तरबियत सारे बच्चे पे मुंतकिल हो रही है। अब हम आते हैं कि एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा दीन इस्लाम पे चले, तो वो कैसे चल सकते हैं? अगर एक माँ चाहती है कि मेरा बेटा दीन इस्लाम पे चले, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि माँ अपने पेट के अंदर एक बच्चे को रखने के बाद सारे दीन इस्लाम वाले काम करे। कैसे? कुरान पाक की तिलावत का मामूल ज़्यादा कर दे। जब बच्चा पेट के अंदर है तो ऑटोमेटिकली बच्चा अगर हाफिज़ ना भी बन सके तो बहुत सारी बातें उसके दिमाग में मुंतकिल हो जाएंगी। बड़ी हैरान कुन बात है, लेकिन हम तस्लीम करते हैं, बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बीइंग एजुकेशनिस्ट और बीइंग जो हम लॉजिक रैशनल इन बातों को समझते हैं, तो हम तस्लीम करते हैं कि अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत कर रही है तो फिर बच्चे के दिमाग के अंदर भी कुरान पाक के अल्फाज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर हो जाने हैं। अब अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ रही है तो बच्चे ने भी पक्का ठक्का नमाजी बनना है। अब अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रख रही है तो बच्चे ने भी रोज़ादार बनना है। अब अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत वाले, हमदर्दी वाले काम करते तो बच्चे ने भी इंसानियत और हमदर्दी वाला बनना है। अब अगर माँ ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लामी तौर तरीके के ऊपर, तालीम व तरबियत के ऊपर, तबलीग के ऊपर, ईमान के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर चलती है, तो फिर बच्चे के अंदर भी तालीम व तरबियत, तबलीग, दीन, इस्लाम, ये सारी मोहब्बतें सारी पैदा होनी हैं। अब ये माँ के इख्तियार के अंदर है कि वह अपने बच्चे को वाकई ही दीन इस्लाम पे चलाना चाहती है या कि नहीं। अब अगर दीन इस्लाम पे चलाना चाहती है तो माँ को चाहिए कि जब माँ के पेट के अंदर बच्चा हो तो अपने घर से टीवी को उठा दे, या फिर टीवी पे सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें देखिए, इस्लामिक चीज़ें देखिए या क्रिएटिव चीज़ें देखिए कि वो माँ के बच्चे के अंदर मुंतकिल हो। बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर माँओं को प्रैक्टिस कराई जाती है। वो प्रैक्टिस क्या है? वो प्रैक्टिस ये है कि माँओं को ऐसे सवालात हल करवाए जाते हैं, मैथमेटिक्स के हो गए, मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेटेड और इंटेलिजेंस लेवल के सवाल हो गए, ताकि उनके बच्चे भी उनका भी IQ लेवल अच्छा बने। अब वो तस्लीम कर रहे हैं, वो सीखते हैं कुरान और हदीस से, वो सीखते हैं कि कुरान पाक एक सच्ची किताब है, झूठ नहीं हो सकता। वो ईमान नहीं लाते, वो एक अलग मैटर है, वो एक अलग बहस है। मेन चीज़ ये है कि वो सच्चाई को तस्लीम करके उसके मुताबिक सीखते हैं। लेकिन बीइंग मुस्लिम, जो मुख्तलिफ बड़े सगीर के लोग हैं, पाक व हिंद के लोग हैं, तुर्की के लोग हैं, या और जगह पे जहाँ जहाँ मुसलमान, जहाँ इस्लामिक कंट्रीज़, जहाँ जहाँ ये लोग पढ़े हैं मुसलमान, तो उन्हें चाहिए कि वो भी साइंस और फ़लसफ़े और मंतक को समझें, देखें और सीखें, और माँओं को उसके नौइयत के मुताबिक ही तरबियत दे। तरबियत माँओं की होती है, तरबियत वालदैन की होती है, तरबियत बच्चों की नहीं हुआ करती। तरबियत जब वालदैन की हो जाती है तो बच्चे तो ऑटोमेटिकल तरबियत वाले बन जाते हैं। हम बच्चों की तरबियत का ख्याल रखते हैं, हम अपनी तरबियत का ख्याल ही नहीं रखते, इसलिए हमारे बच्चे अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलते। जब वालदैन अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं तब बच्चे अच्छाई के रास्ते पे चलते हैं। ख़ुसूसी तौर पे जो मालिक्यूलर सिस्टम, जो केमिकल सिस्टम, जो बायोलॉजिकल सिस्टम बनता है वो माँ के पेट के अंदर बनता है, वो चीज़ें उसके जीन्स में शामिल हो जाती हैं, जिसको हम जीनोटाइप और फिनोटाइप के नाम से स्टडी करते हैं कि जीनोटाइप वो खासियत है, वो क्वालिटीज़, वो करैक्टरिस्टिक्स हैं जो कि बच्चे के अंदर जीनियाती तौर पे होती हैं, और फिनोटाइप इन्वायरमेंटल होती हैं बाद वाली। अब अगर जीनोटाइप क्वालिटीज़ को तस्लीम करें तो जो वालदैन की, माँ की जो एक्टिविटी है वो बच्चे पे मुंतकिल होनी होती है। आप एक छोटा सा काम कर लें, आपके बच्चों की अच्छी तरबियत हो जाएगी। आपने काम ये करना है, जब हमल के अंदर हैं, पेट के अंदर बच्चा है, तो उस माँ को ज़्यादा से ज़्यादा दीन इस्लाम पे चले, सारे उठे काम छोड़ दे। कोई ऐसी अगर उसकी बातें हैं, कोई ऐसी उसकी मेंटेलिटी है, कोई ऐसी हसद बुग़्ज़ नफ़रत बगावत वाली सोचें हैं, कोई और ऐसी बात है, तो उन सारी बातों को ख़त्म कर दें और सिर्फ़ ईमान और इस्लाम की बात करें, अच्छाई की बात करें,
प्यार, मोहब्बत, इखलाक, इखलास, एहसास, इंसानियत और हमदर्दी की बात करें, तब उसका बच्चा ऑटोमेटिकली अच्छाई के रास्ते की वजह से वो मालिक की वो जो सिस्टम, बायोकेमिकल सिस्टम है, जो जेनेटिकल चेंज हैं, वो अपने बच्चे के अंदर जीनियाती तौर पे मुंतकिल हो जाती हैं। जब वो बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी इन क्वालिटीज़ के साथ पैदा होता है कि वो आराम के साथ इन क्वालिटीज़ के अंदर पैदा होने की वजह से वो ऑटोमेटिकली ख़ुद दीन इस्लाम पे चलते हैं। इसलिए जो हाफिज़ आलिम होते हैं उनके बच्चे भी ज़्यादातर हाफिज़ आलिम ही बनते हैं। ज़्यादातर इसलिए बनते हैं क्योंकि वो ख़ुद दीन के रास्ते पे चलते हैं, उसकी कदर करते हैं, इसलिए उनके बच्चे भी ऐसे बन जाते हैं। उनको एहसास होता है, वो हमल के दौरान भी इस्लाम और कुरान और हदीस को फ़ोकस देते हैं, जो कुरान और हदीस पे चलते, इसलिए उनके बच्चे भी ऐसे बनते हैं। तो इसलिए खुदारा आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपनी तरबियत का ख्याल रखें। माँ के पेट के अंदर का जो दीन इस्लाम है वो यही है, वो जो माँ का दीन इस्लाम है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि इनफिनिट का दीन इस्लाम क्या होता है, और बाकी इसके साथ साथ विद द पैसेज ऑफ एज कौन कौन से उम्र में किस किस तरीके से दीन इस्लाम को फॉलो करना है। हमारी बात यहाँ पे मुकम्मल हो गई कि अगर बच्चे माँ के पेट के अंदर दीन इस्लाम वाले पे चलाने हैं बच्चे को, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बातें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, फैलाएं, उनको समझाएं कि कितनी हसास एज होती है जो कि माँ ख्याल नहीं करती अपने बच्चों की तरबियत के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आप लोग शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।